नमस्कार, मेरा नाम चेतन यादव है और आज के वीडियो में हम यूएस में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है और पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है उसके बारे में मैं जितना जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये पूरे डिस्कशन को चलाने के लिए मैंने एक टैग बनाया है, स्लाइड्स हैं उसमें 5 से 7 स्लाइड्स हैं जिसमें हम अलग अलग स्टेप्स को समझेंगे और किस तरीके से अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ डेक फर्स्ट और फिर उसी को हम डिस्कशन के लिए यूज करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज समझ ली जाए कि यूएस में 2 हाउसेस होते हैं। एक हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरे हाउस को कहा जाता है सेनेट। ओके, तो यदि हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका जो है अलग अलग प्रदेशों में बटा है और जो प्रदेश हैं उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। ओके, तो देश, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्ट होके आता है और पूरे अमेरिका के जितने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, जो चुन के आए हैं, वो सब मिलके जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बनाते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। अमेरिका में टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या जो है वो 435 है और उसे 1919 में फिक्स कर दिया गया था और अभी तक उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब ये संख्या जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या प्रत्येक प्रदेश से आने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या अलग अलग होती है क्योंकि यह उस प्रदेश में जितने पॉपुलेशन है और जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड होती है। तो इसलिए कैलिफोर्निया में ये संख्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या उस प्रदेश से आने वालों की संख्या 55 है, न्यूयॉर्क में 31 है। तो ये अलग अलग है, अलग अलग प्रदेश के लिए। ठीक है, अलास्का में 1 है ये संख्या। दूसरी तरफ जो सेनेट में जो लोग बैठते हैं उनको सेनेटर्स बोलते हैं और जो सेनेटर्स की संख्या है वो हर प्रदेश के लिए फिक्स है, तो वो हर प्रदेश के लिए 2 है। तो हर प्रदेश से 2-2 सेनेटर्स आते हैं और अमेरिका में टोटल जो है स्टेट्स हैं, जो प्रदेश हैं वो है 50। तो टोटल सेनेटर्स की संख्या जो होगी वो होगी 100। ओके, तो ये 2 हाउसेस हैं, ये सब कुछ ड्राइव करते हैं। उनको समझने के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने कहा आपको ये बता दूं कि 2 हाउसेस क्या हैं और उसमें कौन कौन लोग बैठते हैं और वो किस तरीके से चयनित होके आते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेटिव्स का टर्म जो होता है वो 2 साल का होता है, सेनेटर्स का टर्म जो होता है वो 6 साल का होता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है आपको पता होगा वो 4 साल का होता है। ऑलराइट, चलिए, तो यही था इस स्लाइड में। अभी नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर्स बताए हैं तो टोटल सेनेटर्स 100 और टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हो गए 435। तो 435 प्लस 100 ये हो गया 535। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 535 इस नंबर को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये नंबर हम आगे चल के यूज करेंगे और इसी पर जो है राष्ट्रपति का डिसीजन होता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। ऑलराइट, तो अभी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। ये वाली जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें हैं बट मैं इसको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं इसको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा उसको। सबसे पहला, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 3 कंडीशंस हैं जो 100% पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आप अमेरिका में पैदा हुए होना चाहिए, मतलब आपकी जन्मभूमि अमेरिका होना चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र 35 या 35 से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, आप अमेरिका के लास्ट 14 साल से रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब आप यहाँ पर रह रहे हुए होने चाहिए लगातार पिछले 14 सालों में, जब से आप इलेक्शन लड़ने वाले हो उसके पिछले 14 सालों में। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कैसे डिसाइड हुआ कि ट्रम्प जो है वो एक पार्टी के कैंडिडेट हैं और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो जो बाइडेन है।
तो उसके मैं वो बताऊं उसके पहले मैं बता दूं कि अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी जो अमेरिका में है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरी पार्टी जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। तो जो अभी ट्रम्प जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और जो बाइडेन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। ये दोनों कैंडिडेट पार्टी से कैसे डिसाइड होते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो होता ये है कि 4 साल के इलेक्शन होने वाले होते हैं, उससे पहले जो भी लोग अपनी दावेदारी प्रेसिडेंट के लिए रखना चाहते हैं वो अपना नाम देते हैं और अपने नाम से पूरे देश में प्रचार करना चालू करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स अपना प्रचार चालू करते हैं और रिपब्लिकन कैंडिडेट्स अपना प्रचार चालू करते हैं। यदि डेमोक्रेट से 10 लोग जो अपनी दावेदारी रख रहे हैं तो वो 10 लोग अपना प्रचार करेंगे। यदि रिपब्लिकन से 15 लोग अपनी दावेदारी रख रहे हैं तो वो 15 के 15 लोग अपना प्रचार करेंगे। तो होता ये है कि जब ये लोग प्रचार करते हैं तो जब प्रचार खत्म होने वाला होता है या खत्म होने से पहले डिबेट होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वो बताते हैं अपनी पार्टी के लोगों को कि क्यों मैं बेटर कैंडिडेट हूँ, क्यों मैं अच्छा हूँ, क्यों मैं इस देश को आगे ले जाऊंगा, क्यों मैं अपनी पार्टी को आगे ले जाऊंगा। तो वो सब होता है, डिबेट होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। उसके बाद पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स होंगे और जो रिपब्लिकन पार्टीज के मेंबर होंगे, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स जो होंगे, तो वो जो जितने भी उनके सामने कैंडिडेट होते हैं उनकी खुद की पार्टी में, तो उन पर वो वोटिंग करते हैं। और जब वोटिंग होती है, इसको प्राइमरीज बोलते हैं, और उस वोटिंग के नतीजा जब आता है तो उसमें डिसाइड होता है कि कौन सा रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट होगा और कौन सा जो है वो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट होगा। तो इस बार जब हुआ तो डिसाइड हुआ, जब लोगों ने, पार्टी मेंबर्स ने वोट किया, तब पार्टी मेंबर्स जो कॉमन लोग होते हैं, जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं पार्टी के साथ, वो लोग होते हैं, तो उन्होंने वोट किया, तो उन्होंने जो बाइडेन को डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बनाया और ट्रम्प क्योंकि ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट रहे। जब प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिसाइड हो जाता है तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वही वीपी को डिसाइड करता है कि मेरा वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो वो खुद पिक करते हैं। तो इस केस में इस साल 2020 में जो बाइडेन ने कमला हैरिस को चूज किया अपनी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और जो ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं था। ओके, जैसे ट्रम्प में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए उनके वाइस प्रेसिडेंट में भी कोई परिवर्तन नहीं था। तो दैट इज एज इज। तो इस तरीके से ये हमारे सामने 2 कैंडिडेट आके खड़े हो जाते हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी से और एक डेमोक्रेटिक पार्टी से। ओके, अब इसके बाद इलेक्शन के लिए ये अपनी कैंपेन चालू करते हैं। ये अलग अलग प्रदेशों में जाके खूब प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमको आपको क्यों जिताना है। जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट होते हैं वो बताते हैं कि हमने क्या काम किया है और हम आगे क्या काम करने वाले हैं। जो प्रेसिडेंट नहीं होते, जैसे जो बाइडेन इस केस में, वो ये बता रहे हैं कि ट्रम्प किस तरीके से उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है और वो काम को किस तरीके से बढ़ाएंगे या अच्छा करेंगे, तो अपनी तरीके से प्रचार करते हैं। तो अब इसके बाद जो इलेक्शन होता है, ये प्रचार चल रहा है, अब इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन जो है अमेरिका में, आप वोट जो है वो 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो इलेक्शन डे, जो चुनाव का दिन होता है, आप उस दिन जाके वोटिंग कर सकते हो, एक तरीका वो है। दूसरा, अमेरिका में आप अपनी वोट जो है इलेक्शन के दिन के पहले भी जाकर वोट डाल सकते हो। ओके, तीसरा तरीका ये है कि आप अपनी वोट को मेल में, जो पोस्ट ऑफिस में आप भेज सकते हो अपनी वोट को। ओके, तो ये तीसरा तरीका है। अब ये तीनों तरीकों में सबसे ध्यान रखने वाली ये बात है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब अमेरिकन्स की बात नहीं कर रहा, बाहर ऐसा लगता है कि जब लोग वोट कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट को डायरेक्टली वोट कर रहे हैं, कि वो या तो कोई ट्रम्प को डायरेक्टली वोट कर रहा है या फिर कोई जो बाइडेन को डायरेक्टली वोट कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। जो वोटिंग हो रही है, जो वोटिंग होती है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वोटिंग होती है, वो जो होती है वो इलेक्टोरल कैंडिडेट्स के लिए होती है, इलेक्टोरल वोटिंग होती है। इलेक्टोरल वोटिंग क्या है?
इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यही पूरे के पूरे इलेक्शन का रिजल्ट बनाती है और ये अलग है सबसे। आपको याद है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 435, सेनेटर्स 100 और वॉशिंगटन डीसी के लिए 3 अलग से स्पॉट दिए गए हुए हैं। तो ये जो है 538 जो टोटल नंबर बनता है, ये जो है ये इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है इनको। तो यही इलेक्टोरल्स जो होते हैं इनके लिए पब्लिक वोटिंग कर रही होती है। तो ये लोग जो हैं यही इकट्ठे होके चूज करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो पब्लिक वोटिंग करती है इलेक्टोरेट्स के लिए। इलेक्टोरेट्स जो हैं वो जो है वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो वो डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। अब इसमें एक चीज मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। तो अभी यदि आप यहाँ पर देखोगे तो इलेक्टोरल वोट्स जो हैं हर स्टेट के लिए अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या अलग अलग है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस सेनेटर्स, तो वो आपका इलेक्टोरल की संख्या वहां से डिसाइड होती है। तो कैलिफोर्निया में 55 है, न्यूयॉर्क में 31 है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। ओके, तो किस तरीके से ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है उसके लिए एक स्लाइड रखी हुई थी मैंने। 435 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 100 सेनेटर्स हैं, तीन इलेक्टोर्स जो है वो आपको डीसी के लिए दिए गए हुए हैं। तो वो संख्या मिला के बनती है 538 इलेक्टर्स। ओके, तो जो पब्लिक है इन्हीं इलेक्टर्स के लिए वोट कर रही है। ओके, जब भी वोटिंग हो रही है तो इन इलेक्टर्स के लिए वोट हो रही है। ओके, तो दो चीजें, एक जो है पॉपुलर वोट, तो जो कॉमन आदमी जो वोट करता है उसको बोला जाता है पॉपुलर वोट, और जो इलेक्टर्स जो वोट करते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग कही जाती है। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उस पर ही डिसाइड होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछले इलेक्शन में 2016 में जो टोटल वोट्स थी, जो आम आदमी की जो टोटल वोट्स थी वो हिलरी क्लिंटन को ट्रंप से ज्यादा मिली थी। ओके, पर ट्रंप को इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो हिलरी क्लिंटन से ज्यादा मिली थी, इसीलिए वो प्रेसिडेंट बने। ओके, तो पॉपुलर वोट्स इलेक्शन को डिसाइड नहीं करते, इलेक्टोरल वोट्स इलेक्शन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था। उसके पहले जो बुश जो बुश जूनियर प्रेसिडेंट बने थे पहली बार, जब उन्होंने अल गोर को हराया था, तो उस समय भी अल गोर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे उनकी जो पॉपुलर वोट थी वो ज्यादा थी टोटल काउंट, और उनका इलेक्टोरल वोट्स का काउंट कम था, इसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे। ओके, ऑलराइट, तो अब तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसको समझना बहुत जरूरी था, और मेरा पूरा वीडियो बनाने का पर्पस ही ये बताना था आपको कि इलेक्शन किस बेस पर डिसाइड होता है, कैंडिडेट और जो प्रेसिडेंट बनता है वो किस आधार पर डिसाइड होता है। ओके, तो अभी मैंने एक स्लाइड के थ्रू सब चीज को इकट्ठा समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख लो कि इलेक्टर्स जो हैं वो टोटल जो सेनेटर्स 100 प्लस कोलंबिया स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से 3 लोग, 3 जो पोजीशंस हैं, एंड देन 435 उनको डिसाइड करके बनाया जाता था। अच्छा, मैंने शुरू में बोला था कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को 1919 में डिसाइड किया था, वो 1919 नहीं 1911 था जब डिसाइड किया गया था। ओके, तो इलेक्टर्स की जो संख्या है वो है 538। अब इन 538 में से जिसके पास 270 से ज्यादा आ गए, जिस भी कैंडिडेट के पास, वो जो है आपका अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यदि किसी प्रदेश में, उदाहरण दे रहा हूं, यदि किसी प्रदेश में 100 इलेक्टर्स हैं, ठीक है, और उस प्रदेश में वोटिंग हो रही है, यदि उस प्रदेश में आपकी वोटिंग जो हुई है उसमें पॉपुलर वोटिंग में आपके 60 जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्टर्स हुए हैं, और 40 जो हैं वो
रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टर्स हुए हैं। तो जब टोटल काउंट होगा तो ये 60 डेमोक्रेटिक के और 40 आपके रिपब्लिकन के नहीं माने जाएंगे। जो भी स्टेट जीती जाती है वो पूरी की पूरी जीती जाती है। तो ये 100 के 100 जो इलेक्टर्स हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ चले जाएंगे। आप ये यदि 99 और 1 से आप जीतो या आप 51 और 49 से जीतो, पर पूरे के पूरे इलेक्टर्स जो हैं वो पूरी की पूरी स्टेट के आपके पास चले जाएंगे। इसीलिए अमेरिका में कुछ स्टेट्स पर कैंपेन सबसे ज्यादा होती है। इसलिए प्रचार जो है, जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो सबसे ज्यादा प्रचार कुछ गिने चुने स्टेट्स पर करते हैं, क्योंकि उन स्टेट्स को यदि आप जोड़ लो तो आपके पास इलेक्टोरल वोट इतनी हो जाती है कि आपको फिर दूसरे देश के इलेक्टोरल वोट्स, देश के दूसरे प्रदेशों के इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत नहीं होती है। ओके, ऑलराइट, चलिए, तो ये ओवरव्यू था। तो आई होप कि इससे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो डेट्स निकल गई हैं उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं बताऊंगा, बट आपको जो डेट्स बची हुई हैं उसके बारे में बता देता हूँ। हर इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच 3 डिबेट डिसाइड होते हैं। इस बार भी 3 डिबेट होने थे। एक डिबेट हुआ जिसमें ट्रंप ने बहुत टोका टाकी की, जिनको बहुत ज्यादा टोका जो बाइडेन को, बहुत अच्छा नहीं गया वो डिबेट दोनों कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि डिबेट का पर्पस जो है, आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आप क्या करोगे, आप कैसे करोगे, वो जनता के सामने आपके पास रखने का मौका होता है। तो वो कुछ भी नहीं हुआ पहले डिबेट में। दूसरा डिबेट कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रंप रिमोटली या ऑनलाइन डिबेट करना नहीं चाहते थे। तीसरा डिबेट हुआ जिसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसमें पहली बार म्यूट बटन का यूज किया गया अमेरिकन डिबेट्स में, कि जब एक कैंडिडेट बोल रहा है दूसरे कैंडिडेट को म्यूट कर दिया गया कि वो टोका टाकी ना करें। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। बट एनीवेज, तो डिबेट हुआ, थर्ड डिबेट हुआ। अभी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 3 नवंबर, जिस दिन इलेक्शन डेट जो है। इलेक्शन डे के दिन, जैसा मैंने बताया, कि सारी जनता जो इस देश की है वो आपके इलेक्टर्स के लिए वोट करेगी। जब इलेक्टर्स इलेक्ट हो जाएंगे तो 14 दिसंबर को जो है वो सारे के सारे इलेक्टोरल कॉलेज मिलेगा, पूरे के पूरे जो इलेक्टर्स हैं वो मिलेंगे और वो वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। उसके बाद 6 जनवरी को जो उन्होंने वोटिंग की होगी, इलेक्टर्स ने जो वोटिंग की होगी, उसको सेनेट, जो कांग्रेस जो है, जो सेनेट है, वो वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सही वोटिंग है। जब वो वेरीफाई हो जाएगी तो 20 जनवरी को जो इस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ऑलराइट, चलिए, बहुत सारा था, मैंने बहुत तेजी से इसलिए बोला क्योंकि इसको इस वीडियो में पूरा कंप्रेस करना था। बट यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछिए, और यदि मैंने कहीं पर भी कुछ मिस किया होगा तो उसको करेक्ट कर दीजिए। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। इसको सिंप्लीफाई करके इसलिए बनाया है जिससे कि नॉर्मल सामान्य जनता जो है उसको समझ सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड लेट्स होप कि जो भी सही कैंडिडेट है वही अभी अगला इलेक्शन जीते, और यूएस के इलेक्शन का पूरी दुनिया पर इम्पैक्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि करेक्ट कैंडिडेट ही आगे अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।